नमस्कार। अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड दौरे पर अमित शाह आएंगे 30 अक्टूबर को। गृह मंत्री का यह दौरा है। सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जो है घसियारी कल्याण योजना की लॉन्चिंग करेंगे उस दिन और गृह मंत्री अमित शाह उसमें शामिल होंगे। और इस दौरे को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई है। बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 27 तारीख आज हो चुकी है। देहरादून के बन्नू स्कूल में भी ये जो जनसभा है होनी है और इसी को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। सहकारिता मंत्रालय आप जानते हैं इस बार बना है। जब कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ उससे एक दिन पहले ही ये मंत्रालय आपकर हमारे सामने आया और सहकारिता विभाग का ही ये कार्यक्रम है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जो है आने वाले हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम और इनके दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 30 अक्टूबर वो तारीख है और माना जा रहा है क्योंकि चुनावी साल है तो हो सकता है कि उससे जुड़ी भी कोई बातचीत हो। बड़े नेताओं के साथ कोई स्ट्रैटेजी भी तैयार हो। तो गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा 30 अक्टूबर को और मुख्यमंत्री जो है वो घसियारी कल्याण योजना की लॉन्चिंग करेंगे उस दिन। बेहद ही महत्वपूर्ण इस योजना को भी माना जा रहा है, खासतौर से चुनाव के दृष्टिकोण से भी। और देहरादून के बन्नू स्कूल में जनसभा होनी है जहां तैयारियां तेज हो चुकी है और बीजेपी ने 25,000 लोगों के जुटने का लक्ष्य रखा हुआ है और जनसभा के जरिए 2022 के चुनाव का आगाज हो जाएगा ये माना जा रहा है। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, इस कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। देखिए जीनत, 30 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे, देहरादून के दौरे पर आएंगे। यहाँ उत्तराखंड सरकार की कोऑपरेटिव विभाग के माध्यम से जो महत्वाकांक्षी एक योजना है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, उसकी लॉन्चिंग यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे, केंद्रीय सहकारिता मंत्री करेंगे। इस योजना को उत्तराखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना माना गया है। ये माना जा रहा है कि इससे उत्तराखंड में पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ी जो 7,000 से अधिक करीब महिलाएं हैं उनको सीधे तौर पर लाभ होगा कि उनको घास के लिए अब जंगलों में नहीं जाना पड़ेगा, खेतों में नहीं जाना पड़ेगा। उनके घर पर ही जो चारा है पशुओं का वो उनको आसान और सस्ते दरों पर उनको घरों पर मुहैया कराया जा सकेगा। एक तो इस योजना की लॉन्चिंग अमित शाह करेंगे। इसके अलावा कोऑपरेटिव विभाग की जो 600 के आसपास जो पैक्स समितियां हैं उनका भी कंप्यूटराइजेशन होना है, उसका भी उद्घाटन अमित शाह यहाँ पर करेंगे। और ये देश में पहली बार हो रहा है जब कोऑपरेटिव विभाग की तमाम जो छोटी छोटी पैक्स समितियां होती हैं वो भी सीधे ऑनलाइन होंगी। इसके साथ ही एक बड़ी जनसभा का कार्यक्रम भी देहरादून में है और बीजेपी ने ये टारगेट किया है कि कम से कम इसमें 25,000 से अधिक लोगों की भीड़ इसमें जुटाई जाए। और बीजेपी की कहना है कि ये एक तरह से चुनावी आगाज भी होगा 2022 के विधानसभा चुनाव का। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये तो लगभग तय माना जाता है अगर गृह मंत्री आ रहे हैं तो चुनावी आगाज तो इसे अपने आप समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 नवंबर के केदारनाथ दौरे को बीजेपी संगठन मेगा इवेंट के तौर पर आयोजित करने जा रही है। 5 नवंबर को पीएम सुबह 11 बजे जब केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण कर रहे होंगे तब देश में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों समेत शंकराचार्य से किसी न किसी रूप में जुड़े करीब 100 शिवालयों में एलईडी स्क्रीन लगाकर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। केदारनाथ में इस दौरान जहां 7,000 के आसपास श्रद्धालु मौजूद रहेंगे तो वहीं देश भर के शिवालयों में भी श्रद्धालु और बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि 2022 में उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी इस दौरे को मेगा इवेंट के रूप में आयोजित करने की तैयारी में है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ता 3 अक्टूबर को ही केदारनाथ पहुंच जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी 5 तारीख को केदारनाथ आ रहे हैं और उसकी व्यापक तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं और पूरे देश में कई स्थानों पे इस कार्यक्रम का जो है प्रसारण भी किया जाएगा। हर जगह बड़े बड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और प्रधानमंत्री 5 तारीख को केदारनाथ से इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधिवत करने वाले हैं। केदारनाथ में भी हमारे कार्यकर्ता 3 तारीख से वहाँ पहुँचने शुरू हो जाएंगे और मैं समझता हूँ कि एक भव्य दिव्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का होने वाला है। बेहद ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम होगा। 5 नवंबर को पीएम मोदी केदारनाथ के दौरे पर आ रहे हैं। इसके लिए सीएम धामी 3 नवंबर को केदारनाथ का दौरा करेंगे और पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम धामी कुछ दिन पहले भी केदारनाथ दौरे पर गए थे।
2022 में जब बाबा केदार के कपाट खुलेंगे तो सरकार किसकी होगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन 2021 में कपाट बंद होने से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बाबा केदार का आशीर्वाद जरूर चाहिए। देवभूमि की सियासत में आस्था की भूमिका बहुत बड़ी है, इसलिए कपाट बंद होने के पहले कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत बाबा केदार के दरबार से आशीर्वाद ले आए। आशीर्वाद ये कि कांग्रेस 2022 में लौटे ताकि जो काम केदारनाथ में बाकी रह गया वो पूरा हो सके। हरदा का कहना है कि केदारनाथ में अब तक जो हुआ उसका क्रेडिट बाबा केदार को जाता है और जो काम मुख्यमंत्री रहते उन्होंने किया उसका न प्रचार किया न चुनाव में मुद्दा बनाया। यहाँ तक कि मोदी गुफा भी उनकी सरकार ने बनाई थी। देखो, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूँगा। क्रेडिट किसी को है तो भगवान केदार ही को है। वो तो मोदी जी ने जिस गुफा में ध्यान किया वो भी हमारी बनाई हुई थी। जो इंटरनेशनलाइज होगी वो भी हमारी बनाई हुई थी। हाँ, एक बात जरूर है कि हम ज़रा प्रचार में धीमे थे, हम प्रचार नहीं कर पाए। हमने केदारनाथ जी को प्रचार का माध्यम भी नहीं बनाया। वहीं बीजेपी का कहना है कि केदारनाथ में जो कुछ हुआ वो उस वक्त के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की वजह से हुआ और हरीश रावत सरकार में केदारनाथ के काम की जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। अगर आप बात करेंगे तो मूल स्थिति के लिए जो संसाधनों की आवश्यकता थी वो विजय बहुगुणा जी की सरकार लाई और हरीश रावत जी के कार्यकाल के अगर केदारनाथ के पूरे कामों की जांच करा दी जाए तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में करीब 400 करोड़ के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और तैयारी इस पूरे काम को देश में दिखाने की है। लेकिन 2022 चुनाव से पहले बाबा केदार के धाम में हुआ काम बीजेपी और कांग्रेस में सियासी मुद्दा बन गया है। दीपंकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। सीएम धामी ने मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा के विकास कार्यों की समीक्षा की और विकास कार्यों का जायजा लिया। सिविल अस्पताल, निर्माणाधीन एटीएस छात्रावास, आर्मी कैंटीन स्थल पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही मंडी समिति पहुंच धान तोल का भी जायजा लिया। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सीएम ने सड़कों को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त करने के निर्देश भी दिए। धामी ने बाजार में खड़े एक मूंगफली के ठेले से मूंगफली खरीदने के लिए भी रुकते हैं। मंडी परिषद में जाके और क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ एकलव्य विद्यालय हमारा जो यहाँ पर लंबे समय से यहाँ के जनजाति समाज के उसकी लगातार मैंने मांग उठाई थी और अब उसका निर्माण कार्य लगभग 70-80% हो गया है। मेरा यह भी प्रयास है, मैंने आज विभाग के अधिकारियों को कहा है कि 15 दिसंबर तक उसको भी पूरा कर दें, हैंडओवर कर दें। इसी प्रकार से बाईपास है उसका भी जल्दी से जल्दी जो है काम पूरा हो। आज शाम 6 बजे देखना ना भूलिए आपका अपना पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। भाई सब 27 कर रहे हैं। हाँ, पर 27 को आखिर ऐसा है क्या? क्या तुमको नहीं पता? अच्छा, ऑफिस में तो बड़ा स्मार्ट बनता है। बिरादरी में नाक कटवा दी। अब नहीं बैठूंगा उनको। आज से इसका उधार बंद। शक्ल से ही नादान लगता है। गजब आदमी है यार। इतना पढ़ाना लिखाना सब बेकार। सबको पता है 27 को क्या है। आपको भी जानना है तो 27 अक्टूबर शाम 6 बजे जरूर देखें न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तराखंड कांग्रेस में बागियों की एंट्री से अब गुटबाजी खुलकर दिखने लगी है। कांग्रेस का एक गुट इलेक्शन में इसका बड़ा नुकसान भुगतने की ओर इशारा करता है, तो बीजेपी को भी लगता है कि कार्यकर्ताओं को नाराज करना भारी पड़ सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस में अगले 15 दिन अहम माने जा रहे हैं। बीजेपी के विधायकों के कांग्रेस में वापसी को लेकर जहां कांग्रेस 2 गुटों में बटी नजर आ रही है, वहीं पूर्व राज्य मंत्री रहे आरपी रतूड़ी कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी नाराज चल रहे हैं। रायपुर में सोमवार को मीटिंग कर सबने बागियों की एंट्री के विरोध में एक राय बनाई। उनका कहना है कि ये सही नहीं कि पहले जिनके खिलाफ बातें करो फिर उनका समर्थन किया जाए। ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। वहीं महिला विंग भी अंदरखाने कार्यकर्ताओं में रोष बता रही है। 5 साल उनके विरुद्ध धरना प्रदर्शन सड़कों पे किया, अगर वो हमारी गर्दन पे बैठेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे। निश्चित तौर पर इस मामले में सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष है।
अगर बगावत करके कोई व्यक्ति कहीं चला जाता है तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता को एक पीड़ा होती है, उसको महसूस होता है कि मैंने इतने साल इस क्षेत्र में मेहनत करी है और एक नया व्यक्ति इस क्षेत्र में आकर के अगर वो कहीं से दावेदारी करता है तो कार्यकर्ता को महसूस होता है। वहीं बीजेपी कहती है कि कार्यकर्ताओं को नाराज किया तो चुनावों में अंजाम तो भुगतना पड़ता है और कांग्रेस भी इसको आने वाले समय में भुगतेगी। तो भाई का कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होगा तो भाई कार्यकर्ता है तो बूथ में आगे करता है, बूथ आगे होगा तो चुनाव जीतेंगे, सरकार बनेगी। जब बूथ ही नहीं जीतेगा तो जीतेंगे भी नहीं, सरकार भी नहीं। इसलिए कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। कोई भी आदमी लेना है तो बिना कार्यकर्ता के पूछे नहीं करना चाहिए। अब प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी जोर शोर से चल रही है। ऐसे में मीटिंग कर एक राय बनाना बड़े राजनीतिक हलचल की तरफ इशारा कर रहा है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हल्द्वानी में हैं। हल्द्वानी में बलूनी ने कहा है कि पीएम मोदी नवंबर के पहले हफ्ते में उत्तराखंड में बाबा केदार के दर्शन को आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा लगाव है, ये सब लोग सर्वविदित है। और केदारनाथ से तो उनका बहुत ही अंतरंग उनका रिश्ता रहा है, आज नहीं बहुत पहले से उनका संबंध रहा है। तो मुझे उनके क्योंकि वो आ रहे हैं तो उनका वहाँ पूजा और अर्चना वो लगातार करते रहे हैं। आपको याद होगा 2019 में भी वो वहाँ आए थे और रात भर उन्होंने वहाँ तपस्या लीन रहे थे। अब आ रहे हैं, बहुत सारे विकास के कामों का भी उद्घाटन करेंगे। माननीय श्री संजय कुमार निषाद जी, मैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद, जो विधान परिषद का सदस्य बन चुका हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्णता रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।